अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम ले रहे हैं आईटीबी की क्लास बीकॉम पार्ट 1। आपके फेवरेट सब्जेक्ट की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है जी। अच्छा, तो लास्ट टाइम हम देखते हैं हमने क्या किया था। प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस हमने किया था लास्ट टाइम। ये सारी फिर कहानियां, कंटेंट्स कंटेंट्स भी सारे पढ़ हो गए लिए थे, थे। सारे हो गए थे, सारे है ना। नहीं, सारे नहीं हुए थे सर। फिर कहाँ तक हो गए थे? 7 8 तक थे। चलें देखते हैं। ओके, सो नंबर 10, the minimum amount to be paid to the shareholders। ये आई थिंक बात हुई थी। The issue of shares is in writing, the name of the writer and conditions of contract। प्रोस्पेक्टस पॉइंट नंबर 11 से हम अपनी बात शुरू करते हैं। ठीक है जी। अगर कोई भी सवाल है तो आप बीच में कर भी सकते हैं। आई होप के आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, और जो जो सवाल मैं आप लोगों को कराता जा रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो क्वेश्चंस याद भी कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 11 के द इशू ऑफ शेयर्स इज इन राइटिंग, the name of the writer and the conditions of the contract are written in the prospectus। के देखें, अमूमन क्या होता है कि शेयर खरीदने की ना दो कंडीशंस हैं। एक ऑनलाइन शेयर परचेजिंग हो जाती है। अब ऑनलाइन जो लोग परचेज करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, उनके शेयर्स की क्वांटिटी, उनका अमाउंट कम होता है। कम मतलब 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। लेकिन अगर कोई एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदता है, जब कोई एक बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक बैंक में यकीनन आप लोगों का अकाउंट होगा, अगर कुछ का तो ज़रूर अकाउंट होगा, जिसका नहीं है वो अकाउंट को खुलवा कर एक तजुर्बा ज़रूर करवाना चाहिए। एक बार आप अकाउंट खुलवा कर देखें। अच्छा, तो होता क्या है कि मैं आपको बताऊं कि जैसे बर्थडे आ गई, लेट सपोज किसी का अकाउंट है बैंक में और उसकी बर्थडे आ गई। आपको पता है बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स ये करते हैं कि उसके घर पर केक भेजते हैं उसकी बर्थडे वाले दिन, उसको फूल भेजते हैं, ठीक है ना, और जैसे उसकी वेडिंग सेरेमनी है उसको लंच देते हैं, डिनर देते हैं कि जाओ वाला जगह पे जाके हमारी तरफ से। बैंक्स, लेकिन जिसके अकाउंट उसके में साथ, पैसा होगा उसी के साथ होगा ना। ये तो जी जी हर बिल्कुल किसी के बिल्कुल साथ बिल्कुल थोड़ी करेंगे। बिल्कुल लाइबा, बिल्कुल आपने सही बात की कि ये हर किसी के साथ नहीं। बेटा पहले मेरा पूरा जुमला तो हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। होता किसके साथ है, वही मैं बता रहा हूँ ना, ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। कि एक ऐसा क्लाइंट है, कि ऐसा अकाउंट होल्डर है कि जो लाइनों में घंटों लगा हुआ है, पसीनों में शराबोर है, फिर उसका नंबर आएगा, फिर वो उसका कैश डिपॉजिट होगा या चेक कैश होगा। यानी कि हर काम के लिए उसे किस में लगना है, लाइन में लगना है। एक वो कस्टमर है, और एक वो कस्टमर है कि वो खुद घर से नहीं आएगा, मैनेजर उठ के उसके घर जाएगा, उससे कैश लेगा, उसको जाकर कैश देगा। यानी कि घर से फोन करके बैंकर उनके घर जाता है और उनकी बात सुनता है। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हुए होते हैं। ठीक है जी। जब भी उसके घर पे केक और डिनर शिनर सारी चीजें कब होती हैं, जब वो आपको बड़े पैसे कमा कर दे रहा होता है, वो आपका एक बड़ा क्लाइंट होता है, तो आपकी ट्रीटमेंट उसके साथ क्या हो जाती है, आपकी ट्रीटमेंट उसके साथ बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है ना। तो बैंक में बैंकर्स ऐसा करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस कंपनीज भी ऐसा करती है। इसी तरह प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई बहुत ज्यादा शेयर खरीदता है तो उसके लिए हम सेरेमनी अरेंज करेंगे कि भाई ये इतने शेयर्स हमारे खरीद रहे हैं। उसके लिए प्रोग्राम होगा, लंच होगा, डिनर होगा, लोग आएंगे, सिग्नेचर्स होंगे, तालियां बजेंगी, ठीक है ना। पूरा प्रोग्राम होता है। ये कब होगा, जब बड़े अमाउंट में शेयर खरीदे जा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर लाइबा अगर शेयर खरीदती है 50,000 रुपए की, उनको क्या कहेंगे, वो देखो जो 150 बंदों की लाइन लगी, जाके लाइन में लग जाओ, जब तुम्हारा नंबर आएगा, जब तुम्हें शेयर्स देने का सोचेंगे हम, ठीक है ना। अब वो फॉर्म भर के आओ, ये टेस्ट करा के लाओ, ये मतलब इतने सारे, कोई मतलब कोई पूछने वाले नहीं, कोई सुनने वाले नहीं। और फिर जब बड़ा कोई बंदा आता है तो फिर उसके साथ ट्रीटमेंट कैसे चेंज होती है। वही बंदा, वही मैनेजर जो कहता है यार इनका मसला सॉल्व करो, उनको बाहर लेके जाओ, वही बंदा जब उनका कोई बड़ा क्लाइंट आता है वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और बड़े बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल करता है। ठीक है। दिस वाज पॉइंट नंबर 11 के। उंगली हरकत। नंबर 12, ऑब्जेक्टिव्स सर आप भी ऐसे करते हैं? एवरीवन डू द सेम, ठीक है ना। दिस इज जनरल प्रैक्टिस, नॉर्मल प्रैक्टिस। हर बंदा हर जगह पर ऐसा ही करता है, और हम तो कुछ ज्यादा ही करते हैं, लेकिन हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, क्योंकि हमारी कहानी प्राइवेट बैंक से थोड़ी मुख्तलिफ है ना। गवर्नमेंट वाले तो पता है, गवर्नमेंट वालों के नखरे तो बहुत ज्यादा होते हैं।
हम तो बड़ों बड़ों को भी खतर में नहीं लाते। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रिटन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखिए हर इदारे का एक मकसद होता है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पैसे कमाना होता है। लेकिन बात ये कि ये जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये आप जगह जगह लिख कर नहीं लगाते कि ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है और हम आपसे पैसे कमाना चाहते हैं। हम आपकी जेब में जो नोट रखे हुए हैं उनमें मकनातीस लगाकर उन्हें खींचकर अपनी जेब में डालना चाहते हैं। ऐसी बातें कहीं पर भी नहीं बताई जाती। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि आप जो बताने वाले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दे आर टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। हम वो कहते हैं हम आपको सर्विस देना चाहते हैं, हमको ये देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, मतलब सर्विसेज टाइप की बातें करते हैं कि हम आपको, मिसाल के तौर पर अलाइड बैंक का जो स्लोगन है वो क्या है? आपके दिल में हमारा अकाउंट। ठीक है ना? अलाइड बैंक का स्लोगन है आपके दिल में हमारा अकाउंट, यानी कि कितनी मोहब्बत जताने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब आप लेट सपोज मीना ने अभी अकाउंट खुलवाना है और मीना चली जाती है अलाइड बैंक, शायद अलाइड बैंक का उन्होंने नाम भी लिया था जब मुझे मेरी बात हुई थी। अच्छा, तो अब ये मीना अलाइड बैंक जाएंगी ना, वो कोई लिफ्ट नहीं कराएगा उसमें, वो लेवल ही नहीं होगा लिफ्ट का। वो अलाइड बैंक सरकारी सेमी गवर्नमेंट बैंक है अलाइड बैंक, तो वो इतने ज्यादा तवज्जो से बात नहीं सुनते। सही। तो ये किसकी बात हो गई? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात, कि वो सब लिखे होते हैं बेसिकली जो किताबी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। The amount paid to any promoters during the last 2 years, वो अमाउंट जो हमने प्रोमोटर्स को दिया होता है लास्ट 2 इयर्स में, वो भी इसमें लिखा हुआ होता है। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? बता चुका हूँ पहले भी। प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं अच्छा जी, तो काम बात करते हैं। सर ने यार मैसेज आ रहे हैं बार बार, ये व्हाट्सएप बंद करो यार, बहुत डिस्टर्ब कर व्हाट्सएप, ये मैंने बंद कर दिया। अच्छा, प्रोमोटर्स वो जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस। अच्छा, ये बात हो गई पॉइंट नंबर 14। Details of the procedure according to which every kind of shareholder is to be paid. किस तरीके से जो पैसा आएगा, डिविडेंड आएगा, जो प्रॉफिट होगा, वो लोगों में किस तरीके से ट्रांसफर होगा। ठीक है जी। एड्रेसेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जितने भी रजिस्टर्ड ऑफिस होंगे उन सबके एड्रेसेस प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए होते हैं। कम से कम जो रजिस्टर्ड ऑफिस की तादाद है वो एक है। कम से कम एक प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और उस रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जो है वो लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट इज नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑडिटर्स। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स जो हैं कौन ऑडिट करेगा, उनका नाम भी, उनका पता, उनकी कंपनी का पता, ये तमाम चीजें भी इसमें लिखी हुई होती हैं। अच्छा, हेलो। तो ऑडिटर जो होंगे वो, अच्छा ये होता है कि 3 साल बाद अमूमन ऑडिटर्स चेंज किए जाते हैं। 3 साल तक एक ही कंपनी से कम ऑडिट करवाया जाता है, और अगर चाहें तो फिर आप अपनी कंपनी ऑडिट की चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ऑडिट के बारे में थोड़ा और बताऊं। वैसे तो पार्ट 2 में आपको ऑडिट पढ़ने को मिलेगा। ऑडिट में और क्या होता है, क्योंकि मैं खुद ऑडिट फर्म में रहा हूँ, तकरीबन 1 साल मैंने ऑडिट फर्म में काम किया, बहुत सारी जगहों के मैंने ऑडिट भी किए। और ऑडिटर का काम पता क्या होता है? जस्ट लाइक अ पुलिस ऑफिसर, शक की निगाह से हर चीज को देखना। तो मैं बहुत शक्की होता जा रहा था, तो मैंने वो छोड़ दिया। बोला नहीं यार, इस पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी उससे, हर चीज को शक की निगाह से देखना सही नहीं है। तो मैंने छोड़ो यार, दफा करो, नौकरी सही नहीं। और ऑडिटर किसी को भी पसंद नहीं होता, ऑडिटर्स का हर बंदा दुश्मन होता है, इवन इनफैक्ट घर वाले एज वेल।
क्योंकि आप ऑडिटर का काम क्या होता है, नुक्ताचीनी करना, मतलब हर चीज में कीड़े निकालना। जब आप हर चीज में कीड़े निकालेंगे तो अल्टीमेटली यही होगा कि हर किसी की हटने लगेगी आपसे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये बिरयानी में बोटियां कम क्यों है, इसमें नमक कम है, इसमें पानी ज्यादा हो, इसको और थोड़ा पकना चाहिए। इतनी सारी ऑब्जर्वेशन हमने बिरयानी में निकाल दी मिसाल के तौर पर। तो ये मसले मसाइल, ये ग्लास यहाँ क्यों रखा हुआ, ये पर्दे इस कलर के नहीं होने चाहिए, कलर ये गलत हुआ वगैरह वगैरह। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा तो मैं बैंक में कैसे होता है? बैंक में बड़े प्यार से बात करनी होती है ना, जो भी आता है ये बैठिए, चाय पीजिए, खाना खाइए, और कैसे हैं आप, मतलब बहुत ही खुश इखलाकी के साथ बात होती है। तो बैंक के अंदर तो बड़ा अच्छा माहौल होता है। लिफ्ट कम लोगों को कराते हैं पर लेकिन कोई नहीं, एक दफा मैं गई थी वहाँ पे ना, लड़ाई हो गई थी, तो बकायदा गालियां दे रहे थे। वो अस्तगफुरुल्लाह क्या था? अस्तगफुरुल्लाह। सर देखें, जी। अच्छा देर मैं आपको बताता हूँ। देखें, होता ये है कि आप किसी गलत बैंक चले गए, आप हमारे बैंक है, हम देखें आपको कैसे हम आपको सर्व करते हैं। एमसीबी बैंक। एमसीबी यार बैंक थोड़ी है वो तो, थोड़ा अभी मैं क्या बताऊँ एमसीबी, एमसीबी, यूबीएल, ठीक है ना, ये एचबीएल, ये बड़े बैंक है। बड़े बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, छोटे बैंक जाए, सुनहरी जाए, ठीक है ना, मीजान जाए, सिल्क जाए, मीजान भी छोड़ दें, मीजान में भी बहुत रश हो गया, सुनहरी जाए, सिल्क जाए, छोटे बैंक जाए जहाँ रश ही नहीं हो, वहां जाए, वहां आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। बैंक कल अभी। बैंक का लवी। ओके ओके। तो अच्छा, तब मैं क्या बता रहा, रजिस्टर्ड ऑडिटर, जैसे मैंने पिछली बार आपकी कंपनी का ऑडिट किया, अब पहले मैं लिख कर दूंगा कि हाँ भाई ठीक है, आप कोई भी कंपनी, अगर आप दूसरी कंपनी चाहते हैं कि अब आप हमारा ऑडिट करें, तो वो कंपनी आपका ऑडिट नहीं करेगी, पहले मुझे और लेटर लिखेगी कि भाई ये कंपनी ने पिछले साल आपसे ऑडिट करवाया था, मैं इस साल ऑडिट करने के लिए मुझसे रब्ता क्या है, क्या मैं इसका ऑडिट कर दूं, क्या आपको कोई एतराज है तो एतराज बता दें। यानी कि आपस में ऑडिट कंपनीज के अंदर इतनी यूनिटी है, आप इस बात से अंदाजा लगाएं। अच्छा, इसके बाद है अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ये होता है कि शेयर्स बांटे जाते हैं और शेयर्स बांटकर पैसा रिसीव किया जाता है, पैसा जमा किया जाता है, ठीक है ना। जितने ज्यादा लोगों में आप शेयर्स तकसीम करें, जितने ज्यादा लोगों में आप शेयर्स तकसीम करेंगे, उतनी ही मालो दौलत आपके पास जमा होती जाएगी। सही। अच्छा, अब लेट सपोज लायबा और मिन्हा ने मिलकर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी खोली, इन लोगों ने शेयर्स इशू कर करके पैसा जमा करना शुरू कर दिया। अब दोनों ने देखा 10-10, 20-20 करोड़ रुपए जमा हो गए, दोनों ने एक प्लान बनाया और पैसे पकड़ के रफू चक्कर हो गए। मीना सऊदी अरब चली गई और लायबा जो है वो ऑस्ट्रेलिया। तो मकसद क्या है बताने का कि इस तरह की दो नंबरी भी हो सकती है। अच्छा, खवातीन के बगैर अमूमन नहीं होती, आजकल खवातीन जरूर होती हैं दो नंबरियों में, मर्द तो बेचारे बहुत शरीफ होते हैं, अकेले उनके बस की है ही नहीं नजर। अच्छा, अब होता क्या है कि इस चीज को रोकने के लिए, इस डिफॉल्ट को, इस फ्रॉड को रोकने के लिए क्या किया गया, इसके लिए प्लानिंग की गई, ठीक है ना। क्या प्लानिंग की गई कि ऑथराइज कैपिटल होता है, जितना ऑथराइज कैपिटल होता है ज्यादा से ज्यादा आप उतने के ही शेयर इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा 1 रुपये का भी शेयर आप इशू नहीं कर सकते। सही है जी। तो ये चीज भी इसके अंदर बताई गई। अच्छा जी, तो इसमें क्या है, डिटेल्स ऑफ द प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू विच एवरी काइंड ऑफ शेयर होल्डर इज टू बी पेड हो गया, रजिस्टर्ड कंपनी हो गया। अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल भी आपने सुन लिया, अमाउंट एक खास अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल होगा, उससे ज्यादा आप शेयर इशू नहीं कर सकते। क्यों? ये फ्रॉड्स को रोकने के लिए होता है, ताकि ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी के जितने मर्जी शेयर इशू करवा के और आप एक वक्त में क्या हो गए,
रफू चक्कर हो गया, भागते हैं इसको रोकें। Now the next is number 18. If the shares are of different kinds, if the shares are of different kinds, details of profits to be paid and the right to vote. If the shares of different kinds, details of profits to be paid and the right to vote. शेयर जितने भी काइंड्स के, डिटेल्स ऑफ प्रॉफिट्स टू बी पेड एंड द राइट ऑफ वोट, ये तमाम बातें भी लिखी हुई होती हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर। कितना अतराज कैपिटल है ये भी लिखा हुआ है और तमाम बातें जो मैंने आपको बताया राइट वगैरह तमाम चीजें प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई। इन शॉर्ट प्रोस्पेक्टस, अच्छा आगे पहले करते फिर इन शॉर्ट करते होगा। The interest of directors attached to the promotion of the company and their activities. यानी कि हर डायरेक्टर के बारे में लिखा होता है कि इसका इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट क्या है, इसको कितना माल दौलत मिलेगा, कितना इसको फायदा हो सकता है। ठीक है जी, तो ये चीज भी बड़ी मैटर करती है, बड़ी वैल्यू। फुल नेम ऑफ द कंपनी एंड विद द वर्ड लिमिटेड। फुल नेम ऑफ द कंपनी विद द वर्ड लिमिटेड। जो कंपनी का फुल नेम होता है वो भी लिखा हुआ होता है और उसके साथ प्रोस्पेक्टस के अंदर लिमिटेड लगाना जरूरी होता है। अब सवाल ये है कि ये लिमिटेड लगाना जरूरी क्यों होता है? उसकी जवाब ये है कि द लायबिलिटी ऑफ ऑल द शेयरहोल्डर्स इज लिमिटेड। अच्छा जी, तो कहाँ थे हम? फुल नेम ऑफ द कंपनी लास्ट। इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इम्पोज any restriction to declare any one of the information mentioned above or any restriction on the transfer of shares by the article jurisdiction of restriction and its nature। ये आखिरी पॉइंट था, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन है, कोई पाबंदी अगर लगी हुई है किसी के ऊपर भी, तो वो तमाम की तमाम बातें, इस तरह की जो इम्पोर्टेंट बातें वो सारी की सारी भी लिखी हुई होंगी किसके अंदर? अल्लाह भला करे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। अच्छा, अब इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, उसका कंक्लूजन बताऊंगा। बात ये है कि प्रोस्पेक्टस जो है ना, ये समझ लें कि पूरी कुंडली होती है, पूरी डिटेल होती है कंपनी की। ठीक है ना? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? पूरी डिटेल होती है कंपनी की। एक बात तो ये हो गई। अब ये इसके अंदर बात आ गई, ठीक है ना, कि if the article of association imposes any restriction to declare any one of the information mentioned on the restriction, तो हर बात इसके अंदर लिखी हुई होती है। अब इससे प्रोस्पेक्टस से फायदा क्या होगा? कोई भी बात आपको मालूम करनी है तो आपको कंपनी राब्ता करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन तमाम प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होते हैं, आप जाएं और जाकर इसको ढूंढ के पढ़ लें। अच्छा, यहाँ पर ही सवाल खत्म हो गया। नाउ लेट्स दिस द टाइम फॉर टेस्ट एवरीवन। तो वी आर डिस्कसिंग टेस्ट। सर कौन सा टेस्ट? जी जी मैं लिख रहा हूँ। पहला सवाल अभी टेस्ट अभी नहीं है, मैं बताता हूँ अभी। सुने टेस्ट नंबर 1। Explain the difference between memorandum of association and article of association। ठीक है जी, ये एक सवाल आ गया आपका टेस्ट का। दूसरा सवाल, explain the difference between partnership and sole proprietorship।
Explain the difference between पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। सही है जी। ये 2 सवाल आपने अटेम्प्ट करने होंगे। If you have any question, please ask. Then we will move on. सर कब है ये दोनों? अच्छा, दोनों। आपने क्या करना है, आपके पास टाइम है कल, परसों, तरसों, बुध तक, वेडनेसडे तक आप ये करेंगे कि इन दोनों को आप याद करेंगे और याद करके आप मुझे व्हाट्सएप लेकर तस्वीर खींच के आप मुझे सेंड करें। ये आपने करना है। सर बस आज की क्लास यहीं तक थी? नहीं, समझ मैं नहीं आया कैसे? अरे भाई सिंपल है, इसको याद करो, उसकी याद करके लिखो, फोटो तस्वीर लो और मुझे व्हाट्सएप कर दो, बस इतनी सी बात है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे अपने अगले टॉपिक की जाने पड़ रहे हैं। मोबाइल बज रहा है किसी का? ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की जाने। पार्ट 1 ITV एंड थोड़ी देर में कॉल करूं? थोड़ी देर में कॉल करूं? किसकी कॉल आई है? Keep your mobile on silent while you are taking my class, otherwise your mobile will be सर handicapped. सर जी। मेरे पास एक क्वेश्चन नहीं है इसमें से। नहीं है आपके पास? नहीं। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने होंगे, इंशाल्लाह आप कोचिंग में पे कर दें तो फिर वो उसका जवाब आपको दे देंगे। सही? कोई एतराज आपको? सर बताए ना, मैं किसी से ले लूं? हाँ हाँ, मीना से ले लें। मीना नाम सुना आपने? एक लड़की है। जी जी। अच्छा, ये लें जी। We are going for the next question. I want you to write the question. लिखें जी। Define environment and list the various kinds of environment. Define environment and list the various kinds of environment. लिखें जी। माहौल के बारे में बात करते हैं, माहौल बड़ा खराब हो गया है पेन जी। लाने दे सर, पेन। जी जी, लिखें define environment and list the various kinds of business environment. हाँ भाई, लिख लिया। Define environment and list the various kinds of business environment. अब इसका environment refers to surroundings and conditions bearing upon the development of business. It may be of the following kinds. तो environment किसे कहते हैं? environment हमारे surroundings को कहते हैं, और conditions जो कि development of business के अंदर अपना role play करती है। It may be of the following points, following kinds. Number 1, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारी टेक्निकलिटीज होती है, टेक्नोलॉजी होती है, मशीन्स एंड न्यू डेवलपमेंट्स एंड इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है हमारे पास
टेक्नोलॉजी के बाद है कल्चर। कल्चर भी बिजनेस से बड़ा अहम अटैच होता है, क्योंकि जो बंदा है वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उसका मजहब है, क्या उसके लिए जायज़ है, क्या नाजायज़ है, किस तरह की ड्रेसिंग उसको सूट करती है, कैसी वो ड्रेसिंग माशरे के प्रेशर में आके पहनता है, नहीं पहनता, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। खाना पीना, ये तमाम चीज़ें अगर आप नहीं, अगर आप इसका ध्यान रखते तो आपको इसका नुकसान भी हो सकता है। सो देयरफॉर व्हाट यू नीड इज, आपको इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो कल्चर के अंदर और क्या हो सकता है कि कल्चर के अंदर मज़हब हो सकता है, कौन कौन से मज़ाहिब हैं, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब आपको मज़हब का पता होगा तो आपको यही पता होगा कब कब इनके त्यौहार आएंगे, कब ये ज़्यादा खर्च करेंगे, कब कम खर्च करेंगे, कब ये खाएंगे पिएंगे, कब ये नहीं खाएंगे पिएंगे वगैरह। लीगल इन्वायरमेंट, कानून के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। जिस मुल्क में आप कारोबार कर रहे हैं, अगर आपको वहाँ के कानून का पता नहीं होगा तो फिर आपको नए मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसी चीज़ बेचना आपने शुरू कर दी जो वहाँ पर अलाउ नहीं, तो फिर क्या होगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ठीक है ना। अब It's like mine. मिसाल के तौर पर सुअर का गोश्त अगर वाटर पम्प की गोश्त मार्केट में बिकने लगे, या यूपी की गोश्त मार्केट में बिकने लगे, अगर सुअर का गोश्त, तो वहाँ पर क्या होगा, मुसलमान वहाँ उस दुकान पे पहुँचेंगे और आग लगा देंगे और मार देंगे जान से। इतना ज़्यादा नफरत है हमारे। एक चीज़ हलाल नहीं है, हराम है। हराम का मतलब ये थोड़ी है कि यार आप पर, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ मुसलमानों कोई खाएगा नहीं, ना सिर्फ नहीं खाएगा बल्कि जो आपकी हालत करेगा उसका भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ठीक है जी। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। अच्छा, लीगल एनवायरनमेंट के बाद है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फिर इकोनॉमिक है, कॉम्पिटिटिव है। अब ये सब आएंगे डिटेल में तो फिर एक एक करके जब भी मेरे ख्याल से एक एक लाइन अगर बता दूँ, सियासत, सियासी माहौल, मतलब धरने हो रहे नहीं हो रहे हैं, हड़तालें हो रही नहीं हो रही हैं, जल्दी जल्दी हुकूमतें चेंज हो रही हैं नहीं हो रही, ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल में। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या आता है, अमीर लोग हैं, गरीब लोग। ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि मॉस्को एक जगह है, तो एक बार मेरा मॉस्को जाना हुआ। तो मॉस्को में मुझे सबसे हैरान कुन जो बात थी वो ये थी कि थकी हुई से थकी हुई गाड़ी जो है वहाँ पर, थकी हुई से थकी हुई गाड़ी, वो भी हमारे कराची में जो करोला लेटेस्ट मॉडल चलती है उससे बेहतर थकी हुई से थकी हुई गाड़ी। मैं हैरान। और ये कल्टस मल्टस का तो कोई नामो निशान ही नहीं। जहाँ पर ऐसी छोटी गाड़ियों का नामो निशान नहीं है, तो मोटरसाइकिल तो कोई सोच ही नहीं सकता। कराची में 70 लाख मोटरसाइकिलें रोड पर होती हैं। इतना बड़ा कराची है। चिंची अलग, रिक्शे अलग, साइकिल अलग, पैदल अलग। और वहाँ पे, मतलब वहाँ पे लोगों का, गरीब से गरीब अगर कोई, मॉस्को वैसे अमीरों का शहर है, गरीब कोई नहीं रहता। और सब्जी तरकारी लेने के लिए इन्होंने ऐसी गाड़ियाँ रखी हुई होती हैं जैसे यहाँ पर जो सियासतदान नहीं यूज़ करते, लैंड क्रूजर टाइप, ठीक है, इस तरह की। और फरारी और बड़ी लेमोजीन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सारी। अच्छा, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है कि वहाँ पर रहने वालों की आमदनी क्या है। लग्जमबर्ग है मिसाल के तौर पर, वहाँ पे इतना एक साल में कमाते हैं लग्जमबर्ग वाले जितना पाकिस्तानी पूरी जिंदगी में कमाते हैं। पूरी जिंदगी में एक पाकिस्तानी पूरी जिंदगी में एवरेज जितना कमाता है वो कब कमाते हैं जी, एक साल। तो कितना फर्क हो गया हमारी उनकी आमदनी। यानी कि अगर वो 80 साल जिंदा रहे तो वो 80 पाकिस्तानियों की जिंदगी भर की कमाई के बराबर कमा कर मरेंगे। ठीक है ना। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में हम पढ़ेंगे हमारे कंपेटिटर्स के बारे में कि हमारे कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं, कौन हमारे मुकाबले पर मौजूद है, हमें उससे क्या खतरा है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है, क्या हमारे लिए वो कर सकता है। तो ये चीज़ें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसके बाद है ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट may fall under the following categories. All types of environment may fall under the following categories. Number one, internal environment, external environment.
कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट एंड अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। तो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्या है, सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक इदारे के अंदर का जो माहौल होता है वो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो इदारे से मतलब जो है वो बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, बाहर का माहौल एक्सटर्नल। इसके बाद आता है कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट क्या होता है, कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट कहते हैं इन चीज़ों को जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टाफ को कब बुलाना है आप कंट्रोल में कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट करनी है नहीं करनी आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट भी होता है जिसपे आपको कोई बस नहीं चलता, आपका कोई जोर नहीं चलता, आप जिसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट पॉलिसीज का आप कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है ना, तो इसमें चेंज भी नहीं ला सकते, तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी हुई, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स इन कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल एंड सर एक मिनट ऊपर टेरिटोरियल। करेगा, आपने ठीक किया। ओके करते हैं, इतना ऊपर बहुत है, बस सही है। लिख लिया। जी सर। ओके, एलिमेंट्स इन कल्चरल, political, legal, technical environment of business tend to be intertwined. अच्छा जी, सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं। एग्जैक्टली। देखिए पहले में क्या था, सिर्फ नाम वगैरह, अगर आपने किसी ने नहीं लिखा है तो जस्ट एक स्क्रीनशॉट नंबर 1 ले लें फटाफट, फिर मैं नीचे करूँगा स्क्रीनशॉट नंबर 2 ले लीजिएगा। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। हो गया, अच्छा जी, अब ये लें स्क्रीनशॉट, बस एक और स्क्रीनशॉट ले लें, तीसरा आपके पास इसका स्क्रीनशॉट मौजूद होगा। एमन बेटा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो उसके बारे में हम बताते हैं आपको डिटेल में, ठीक है। कल्चरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, कल्चर एंड sociologists define culture as the acquired knowledge that people use, interpret, experience and तो क्वेश्चन generate दिखाओ। social behavior, ठीक है जी। Sociologists define culture as the acquired knowledge that people use, interpret, experience and generate social behavior। होता क्या है, लेकिन कुछ चीजें क्या हुई, एक बंदे ने की, दूसरे ने की, तीसरे ने की, करते करते वो एक नॉर्म बन जाती है, रस्म बन जाती है, हर कोई वही करता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर शादी में दूध पिलाना, अब इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन वह है दूध पिलाई की एक रस्म होती है जिसमें दूल्हा को बिठाकर और जो है वो, और गाड़ी रोकने की रस्म, जूते छुपाने की रस्म। अब ये कभी किसी ने एक बार जूते छुपा दिए थे और एक को देखा, दूसरे ने देखा, तीसरे को नहीं किया, चौथे ने, तो वायरस की तरह, कोरोना वायरस की तरह फैलता गया। और आज हर घर में जहां पर भी शादी होगी वहां पर जूता जो है वो जूता चुराई की एक रस्म अदा की जाएगी। देखा है ना आप लोगों ने, ऐसा होता है। अच्छा जी, तो कल्चर में इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं, कल्चर डेवलप कैसे होते हैं, इस पर भी हम बात करें। जिसमें एक पॉइंट आपको कल्चर की डेवलपमेंट का बता दिया कि कल्चर, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट अगर किसको लेना है। तो कल्चर किस तरह से डेवलप होता है, कल्चर डेवलप का तरीका ये है कि एक बंदे ने शुरू में कोई काम किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, करते 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 वो चीज़ मशहूर होती गई, फैलती गई और अब वो बाद में क्या बन जाती है, रस्म एक हिस्सा बन जाती है माशरे। अच्छा जी, बस आज यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है अल्लाह करे व्हाट्सएप का, यू ऑल हैव माय व्हाट्सएप नंबर,
तो अगर किसी को सवाल करना हो बाद में भी तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल अगर है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज वी विल गोइंग टू क्लोज।